हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें उन्होंने किसका पोर्ट्रेट क्रिएट किया है हमारी आंखों के सामने? अपनी दादी माँ का। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी जी का पोर्ट्रेट क्रिएट किया इस स्टोरी में। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर थे और सबसे फेमस जो वर्क है उनका वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान ये उनका सबसे फेमस वर्क है, खुशवंत सिंह का। इंडियन राइटर थे और इनका जन्म हुआ था 1915 में। 1915 में इनका जन्म हुआ था। डेथ हुई इनकी 2014 में। और जो वर्क है इनका ये फेमस ट्रेन टू पाकिस्तान, ये उन्होंने लिखा था भारत और पाकिस्तान के विभाजन से प्रभावित होकर उन्होंने अपना ये फेमस वर्क लिखा था। एक और इनके बारे में जो फेमस फैक्ट है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, वो क्या है? 1974 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था इनको, पद्म भूषण अवार्ड 1974 में। लेकिन ये उन्होंने वापिस कर दिया था। किस टाइम? 1984 में ये उन्होंने वापिस कर दिया था। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस टाइम, उसके विरोध में इन्होंने अपना पुरस्कार वापिस कर दिया था 1984 में, पद्म भूषण। और आज की जो स्टोरी है हमारी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जिसमें वो अपनी दादी जी के बारे में बता रहे हैं। तो आइए वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इसको स्किप कर रहे हैं हम। स्टोरी का ये जो पोर्शन है स्टार्ट में, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जैसे जैसे ये वर्ड आएंगे या ये जो एक्सप्रेशंस या ये जो फ्रेज हैं ये आएंगे, साथ ही साथ कर लेंगे हम इनके वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये स्टोरी है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टोरी है ये। मतलब इस स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है? इस स्टोरी को खुशवंत सिंह ही नरेट कर रहे हैं। खुशवंत सिंह इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, अपनी दादी जी के बारे में बता रहे हैं वो। तो जहाँ भी आई शब्द का प्रयोग होगा, आई, मैं, तो वो कौन है? वो खुशवंत सिंह है। हमारे ऑथर ही हैं, वो राइटर ही हैं खुशवंत सिंह। वो ही इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वो ही बता रहे हैं। पहली लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी जी, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी जी की तरह, वाज एन ओल्ड वुमन, वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। अब पहली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि वो स्टोरी उस टाइम लिख रहे हैं जब उनकी दादी जी इस दुनिया में नहीं थी। वाज एन ओल्ड वुमन, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। अब खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं कि मेरी दादी जी हर किसी की दादी जी की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। शी हैज़ बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और वो 20 साल से ही बूढ़ी थी और उनका चेहरा किस चीज़ से भरा था? झुर्रियों से। रिंकल्ड होता है हैविंग लाइंस और फोल्ड्स ऑन फेस। हैविंग लाइंस और फोल्ड्स ऑन फेस मतलब झुर्रियों भरा चेहरा। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो फॉर द 20 ईयर्स, वो 20 सालों से ही बूढ़ी और झुर्रियों से भरा फेस था उनका, झुर्रियों से भरा हुआ उनका चेहरा था। दैट आई हैड नोन हर, मतलब लेखक उनको 20 साल से जानता था और उसने उनको वैसे ही पाया था, ओल्ड और रिंकल्ड। पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे, लोग कहते थे, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी,
अब लोग उसकी दादी जी के बारे में क्या कहा करते थे, क्या बताया करते थे राइटर को, कि पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी बहुत ज़्यादा जवान और सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड ए हस्बैंड, और उनका पति भी था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव होता है किसी चीज़ पे विश्वास ना करना, हार्ड टू बिलीव, टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, हार्ड टू बिलीव होता है टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, किसी चीज़ पे आसानी से विश्वास ना करना, किसी चीज़ को आसानी से स्वीकार न करना। तो लोग क्या कहते थे, बताया करते थे खुशवंत सिंह को, पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो, उनकी दादी जी भी कभी जवान और सुंदर थी, एंड हैड ए हस्बैंड, और उनका पति भी था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन दादी जी को देखने के बाद, उनके बुढ़ापे को देखने के बाद ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ही विश्वास के लायक ही नहीं है ये चीज़ कि उनका कोई पति भी था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, अब वो अपने दादाजी की बात कर रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस होता है फायर प्लेस, घरों में बना देते हैं ना अंगीठी सी, सर्दी वगैरह से बचने के लिए फायर प्लेस, मेंटल पीस होता है वो। कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, कि मेरे पिताजी दादाजी की जो तस्वीर है वो कहाँ लटक रही है, अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में जो अंगीठी है उसके ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लगी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन, वो बड़ी पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कुर्ते पहनते थे, कपड़े पहनते थे और पगड़ी बांधते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। अब वो अपने दादाजी की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं कि ही वोर ए बिग टर्बन, कि एक बड़ी पगड़ी बांधते थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कुर्ते पहनते थे। हिज लॉन्ग, और उनकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो बेस्ट पार्ट किसको कह रहा वो, कवर्ड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि उसकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी इनके दादाजी की, वो किस चीज़ को कवर कर रही थी, उनकी चेस्ट के जो मिडल का पार्ट होता है जहाँ हमारी श्वास नली वगैरह होती है, इसको वो बेस्ट पार्ट कह रहे हैं ऑथर के। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती के जो सबसे सही भाग था उसको कवर कर रही थी, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और कितने साल के लग रहे थे वो, पिक्चर से देख के लग रहा था कि वो कम से कम 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, सॉर्ट होता है टाइप। ही डिड नॉट लुक द टाइप ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक द टाइप ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, और उनको देखने के बाद, उनकी इस पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे प्रतीत नहीं होते थे कि उनकी कोई वाइफ और चिल्ड्रन भी होंगे, उनकी पत्नी और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि उनकी तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 100 साल के हैं और उनके कोई बच्चे और पत्नी नहीं होगी, बल्कि ही लुक्ड एज, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, इफ़ ही कुड हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि इनके बहुत सारे पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज रिवोल्टिंग। अब क्या कह रहा है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जिस तरह से उसके दादाजी की तस्वीर को देख के खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि उनके बच्चे या पत्नी होगी, बल्कि उनकी तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा लग रही है उस तस्वीर में कि इनके तो बहुत सारे पोता पोती होंगे।
एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। और सेम वो किसके बारे में सोचते हैं? अपनी दादी जी के बारे में। जब लोग उनको बताते हैं ना कि वो जवान और सुंदर थी, तो पोइट क्या कह रहा है, उस लेखक क्या कह रहा है कि उस टाइम उसको लगता है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। मतलब जो ये विचार है, इस पे मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि दादी जी कभी जवान और सुंदर रही होंगी, क्योंकि इस टाइम उनका जो काउंटेनेंस है, फेस एक्सप्रेशंस जो हैं, उनका फेस, उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर जो है एक बूढ़े आदमी का कैसा होता है वो वैसा हो गया है। सो वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। सो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है, मतलब भयंकर प्रतिक्रिया पैदा करने वाला जो विचार होता है। भयंकर मतलब एकदम से किसी चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते, उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, तो उसको हम रिवोल्टिंग थॉट कह देते हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। और उनकी दादी उसको किस चीज़ के बारे में बताया करती थी? शी ऑफन, वो बताती थी, टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तब खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और ये बिल्कुल इलॉजिकल प्रतीत होता था। एब्सर्ड होता है इलॉजिकल, एंड अनडिग्निफाइड, इलॉजिकल और डिसरिस्पेक्टफुल ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स। और हम इस चीज़ को, जब वो ये बताती थी कि हम कौन सा खेल खेला करते थे बचपन में, उसकी दादी उनको बताती थी, तो ये उसको इलॉजिकल और डिसरिस्पेक्टफुल, अशोभनीय और इलॉजिकल को हम कह सकते हैं कि मतलब मूर्खतापूर्ण। जब उनकी दादी जी उनको बताया करती थी कि वो कौन कौन से गेम खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेला करते थे बचपन में, तो लेखक को ये चीज़ें मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय, अनडिग्निफाइड, डिसरिस्पेक्टफुल प्रतीत होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। और हम इन चीज़ों को किस तरह से समझते थे? उनकी दादी जब उन खेलों के बारे में बताया करती थी, तो वो सोचते थे कि कोई दादी कहानियाँ सुना रही हैं, फेबल्स, काल्पनिक कहानियाँ सुना रही हैं, जो उसकी दादी बचपन से ही उनको सुनाया करती थी। जब उसकी दादी उनको खेल के बारे में बताया करती थी, तो ऑथर सोचते थे, राइटर सोचते थे कि ये कोई ऐसी ही कोई काल्पनिक कहानी है, प्रोफेट्स के प्रोफेट्स की काल्पनिक कहानी है, जो दादी जी पहले भी सुनाया करती थी, और ये खेल भी उनकी एक कहानी की तरह ही वो सुना रही है, खेलों के किस्से। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही शॉर्ट, छोटी, मोटी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका चेहरा किसकी तरह था? क्रिस क्रॉस की तरह था, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस। उनका चेहरा रिंकल्स के ताने बाने की तरह था, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। क्रिस क्रॉस होता है, देखो, ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस का कॉम्बिनेशन, ये ऐसे। अब राइटर बता रहा है कि हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कि उनका जो चेहरा था वो किसके ताने बाने की तरह था? झुर्रियों का ताना बाना था उनके चेहरे पर, हर तरफ लाइन ही लाइन थी। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो, अब वो क्या कह रहा है? नहीं, वी वर सर्टन, हम श्योर हैं किस चीज़ के? शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से वैसी ही थी जैसे हम उसको स्टार्ट से देखते आ रहे थे या स्टार्ट से जानते आ रहे थे। सो टेरिबली ओल्ड, ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, और इतनी भयानक रूप से बूढ़ी, मतलब इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन
ओल्डर, कि वो अब इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लग रहा था कि वो 20 साल से ही एक ही एज में खड़ी हुई है। मतलब 20 साल से ही उनकी एज बढ़ ही नहीं रही, लेखक उनको 20 साल से ही ऐसे ही देखता आ रहा था, बिल्कुल ओल्ड, बिल्कुल टेरिबली ओल्ड। और अब उसको विश्वास होने लगा था कि ये बूढ़ी नहीं हो रही, अब इनकी 20 साल से ही वही कंडीशंस, वही हालात, वही एज में देखता आ रहा हूँ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। और लेखक क्या कंक्लूजन निकाल रहा है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। और उनको देखकर लगता है कि वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। देखो इस लाइन में ऑथर क्या कह रहा है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कि वो कभी भी सुंदर हो ही नहीं सकती थी उनके चेहरे को देख के, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। जो प्रेटी और ब्यूटीफुल शब्द हैं उनके बीच डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या क्रिएट कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, कि प्रेटी का मतलब है फेस से, आउटर ब्यूटी से, आउटर ब्यूटी से, आउटर ब्यूटी, दो ब्यूटी होती है, एक आउटर ब्यूटी एक इनर ब्यूटी, ठीक है। आउटर ब्यूटी कि जो फेस था, उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, वो प्रेटी नहीं था, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ वो इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, इनर ब्यूटी, उनके व्यवहार की। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उनके व्यवहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनर ब्यूटी। लेकिन वो दिल से बहुत सुंदर थी, काइंड हार्टेड थी, लाइट हार्टेड थी, स्पिरिचुअल सोल थी उनकी। तो वो यहाँ कह रहे हैं प्रेटी, वो कह रहे हैं आउटर ब्यूटी को, और ब्यूटीफुल कह रहे हैं वो इनर ब्यूटी को। और यहाँ वो उन्होंने क्या कहा है कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इसका मतलब कि वो दिल से हमेशा ही अच्छी थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, ओवल का मतलब होता है टू वॉक इन एन ओकर्ड वे, मतलब लड़खड़ाते हुए या लंगड़ाते हुए घूमते रहना। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट से यहाँ मतलब है जो विडो औरत या विधवा औरतें जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उस पर कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होता वो स्पॉटलेस। उसमें कहीं भी कोई भी आपको वो आकृति बनी नहीं मिलेगी, कोई भी चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन वाइट होगा वो। तो स्पॉटलेस प्लेन का मतलब प्लेन वाइट। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन प्लेन वाइट क्लोथ, के वो लंगड़ाते हुए पूरे घर में घूमती रहती थी सफ़ेद कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और उनका एक हाथ कहाँ होता था, उनकी वेस्ट पे होता था। क्यों, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप होता है टू बेंड, झुक जाना, क्योंकि वो बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, और अपने वेस्ट को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ कहाँ रखती थी, अपनी बेस्ट वेस्ट पे रखती थी, अपने झुकाव को, जो बुढ़ापे की वजह से झुकाव आ गया था, उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपने वेस्ट पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से क्या करती थी वो, दूसरे हाथ में उनके एक माला होती थी, रोजरी, और बीड्स होते हैं मन के, मन के जैसे माला फेरते हैं ना, माला में 108 के करीब मन के होते हैं, वो बूढ़े और देखे होंगे कभी आपने, तो उसको पकड़ के जपते रहते हैं माला को। तो एक हाथ से उनको माला से मनकों को जपती रहती थी। देखो, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी का मतलब यहाँ माला से है,
और बीड्स मनके होते हैं माला के। स्टूप होता है झुकाओ, आगे की तरफ झुकाओ। और होबल्ड होता है लड़खड़ाते हुए या लंगड़ाते हुए घूमना, इधर उधर घूमना। स्पॉटलेस होता है बिल्कुल प्लेन वाइट। तो इस लाइन में ऑथर क्या कह रहा है कि सो होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। कि वो लंगड़ाते हुए सारे घर में घूमती रहती थी, कैसे कपड़े पहने हुए, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और उनका एक हाथ उनकी वेस्ट पे होता था। क्यों होता था? क्योंकि बुढ़ापे के कारण जो झुकाव आ गया उनके शरीर में, उसको बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ तो अपने वेस्ट पे रखती थी और दूसरे हाथ से वो माला जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, सिल्वर लॉक्स मतलब सिल्वर का यहाँ से मतलब है गरे या वाइट, गरे या वाइट। लॉक्स होते हैं हेयर। हर गरे हेयर्स वर स्कैटर्ड, वो उनके बाल जो थे, सफ़ेद बाल जो थे वो बिखरे पड़े थे। अनटाइडली मतलब बिना बांधे हुए। और हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और जो पकड़ फेस होता है, जैसे कई बार हम बच्चे का मुंह को पकड़ के उसके गालों को पकड़ के हम आगे की तरफ दबाते हैं, तो उसके होठ की जो उस टाइम डिज़ाइन सी बन जाती है वो गोल सी ऐसे, तो उसको हम पकड़ फेस कहते हैं। कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल क्या होता है? जिसको सुना न जा सके। इनऑडिबल होता है, ऑडिबल होता है सुनने योग्य, और इनऑडिबल होता है जिसको सुना न जा सके। राइटर कह रहा है कि उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे पड़े थे बिल्कुल अनटाइडली, बुरे तरीके से। और हर पेल पक्कड़ फेस, उनके पीले और पक्कड़ फेस के ऊपर उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे पड़े थे, और उनके जो होंठ थे वो कॉन्स्टेंटली रेगुलरली हिलते रहते थे। और वो एक ऐसी प्रेयर किया करती थी जो उसको सुना नहीं जा सकता था। अपने मन ही मन उनके होठ हिलते रहते थे रेगुलरली, और अपने मन ही मन वो अपनी प्रेयर को किया करती थी और सामने वाले को सुनाई नहीं देती थी। यस, सी वो, हाँ, वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब देखो किससे तुलना कर रहा है अपनी दादी जी की, कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। कि वो किसकी तरह थी? सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, कि जो सर्दियों में माउंटेन्स के ऊपर जो वो लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप, देखो सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, तो जो विंटर लैंडस्केप होती है, लैंडस्केप जो होती है वहाँ पे माउंटेन्स में, वो बर्फ़ से ढक जाती है, बिल्कुल सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है बर्फ़ की वहाँ ज़मीन पे सर्दियों में। तो पोएट तो वो बिल्कुल प्योर होती है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद चादर सी दूर दूर तक वही बिछ जाती है ज़मीन पे। और राइटर कह रहा है कि उसकी दादी जी किसकी तरह थी? सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कि वो जैसे माउंटेन्स पर सर्दियों में ज़मीन हो जाती है ना बिल्कुल सफ़ेद, वो उसी की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी। सीरेनिटी होता है पीसफुल एंड काम बिहेवियर, बिल्कुल शांत बिहेवियर, प्योर बिल्कुल शुद्ध। सेरेनिटी वो बिहेवियर जो हमेशा से ही शांत रहता हो। अब देखो इस जो प्राकृतिक नज़ारा होगा ना, जहाँ दूर दूर तक बर्फ़ बिछी होगी, वो देख के ही काफ़ी सुकून मिलेगा उस चीज़ को, काफ़ी सुकून मिलेगा उस चीज़ को देख के। अब वो कह रहे हैं कि उसकी दादी जी
भी ऐसी ही थी, इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि उनका जो पीसफुल बिहेवियर था, ब्रीद पीस एंड कंटेंट, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, बिल्कुल ही पीसफुल पीसफुल और काम बिहेवियर था, शांत, लाइट हार्टेड थी, काइंड हार्टेड थी। और किस चीज़ का विस्तार लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि वो विस्तार कर रही हैं किस चीज़ का, पीस का। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, एंड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे जो माता पिता थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था मेरी दादी जी के साथ में, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और मेरी दादी जी और मैं कॉन्स्टेंटली रेगुलरली साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और मेरी दादी जी क्या करती थी, मुझे सुबह उठा देती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। देखो सबसे पहले आप, मोनोटोनस होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको मोनो से शुरुआत होती दिखाई दे तो समझ जाना कि मोनो का रूट, मोनो जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है सिंगल, मतलब मोनोटोनस होता है सिंगल टोन, एक ही सुर में, एक ही लय में, एक ही टोन में। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो अपनी मॉर्निंग जो प्रेयर थी वो एक बिल्कुल ही एक ही सुर में गाया करती थी या किया करती थी। वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी, और कब गा किया करती थी वो, उस राइटर को नहलाते वक्त। किस, क्या उम्मीद रहती थी उनकी दादी जी को, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि जो राइटर कह रहा है कि मेरी दादी जी सुबह सुबह मुझको उठाने के बाद मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, और एक ही लय में, एक ही मोनोटोनस टोन में वो अपनी प्रेयर को गाती रहती थी। किस टाइम, जब वो मुझे ड्रेस वगैरह मुझे रेडी करती थी, किस उम्मीद में गाती रहती थी वो कि दैट आई वुड लिसन, कि जो राइटर है खुशवंत सिंह जो है वो इसको सुनेगा एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, वो भी उसको याद कर लेगा। आई लिसन बिकॉज आई लाउड हर वॉइस, और मैं सुनता था, क्यों सुनता था, बिकॉज आई लाउड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी, टू बी बोदर्ड होता है, टू बी कंसर्न्ड, बोदर होता है टू बी कंसर्न्ड, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न होना, परवाह करना, ठीक है। तो आई लिसनड बिकॉज आई लाउड हर, मैं सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसको याद करने की परवाह कभी भी नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen in pot and a pen, tie them all in a bundle and hand it to me। अब वो आगे की कहानी बता रहा है कि देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, सॉरी यहाँ स्लेट था, देन शी वुड फैच माई वुडन, फैच होता गेट, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। देखो राइटर ने ये स्टोरी जब लिखी तो ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं बचपन के। और आपको बता दिया मैंने, राइटर का जन्म हुआ था 1950 में, 15 में, 1915 में उनका जन्म हुआ था। और उस टाइम स्कूल में क्या लेके जाया करते थे, उस टाइम किताब वगैरह नहीं होती थी, कापी वगैरह नहीं, उस टाइम एक स्लेट हुआ करती थी, पत्थर की भी होती थी और वुडन स्लेट भी होती थी, तख्ती जिसको हम कहते हैं, उससे बनी हुई, उसके यहाँ ऊपर लिखा जाता था और फिर उसको मिटो दिया जाता था। इंक से लिखा करते थे, स्याही की दवात होती थी, इंक पोट, उसमें से कलम को डुबा डुबा कर उस तख्ती के ऊपर लिखा जाता था। तो राइटर क्या कह रहा है, देन शी फेच माई
वुडन स्लेट, फैच होता है गेट। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, और फिर वो क्या करती थी, वो मुझे मेरी तख्ती दे देती थी जिसको वो पहले से ही धो चुकी थी, और येलो चौक से उसके ऊपर प्लास्टर सा कर देती थी। ए टाइनी अर्धन इंक पोट, और एक छोटी सी स्याही की दवात दे देती थी। अर्धन होता है मिट्टी से बनी हुई एक स्याही की दवात देती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उनको एक बंडल में बांध करके देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे देती थी वो ये चीज़ें। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और फिर हम क्या करते थे, वो फिर थिक स्टेल चपाती, कि सुबह का खाना कैसा होता था, स्टेल होता है बासी, जो नो लॉन्गर फ्रेश, ज़्यादा फ्रेश नहीं हो जो, और प्लीजेंट टू ईट और नॉट प्लीजेंट टू ईट, और जो खाने में भी अच्छा नहीं हो, बासी स्टेल। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, और फिर राइटर ब्रेकफास्ट किया करता था। ब्रेकफास्ट में उसको क्या मिलता था, एक मोटी और बासी रोटी विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया जाता था और शुगर बिखेर दी जाती थी रोटी के ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। कौन कौन, राइटर की दादी जी और खुद राइटर। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसकी दादी जी तो थी, और साथ में और रोटी हमें मिलती थी। इनके लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब क्यों जाती थी उनकी दादी जी उनके साथ स्कूल में, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था और वो टेम्पल के नज़दीक था। मतलब स्टार्टिंग में जब पढ़ाई होती थी तो स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते, टेम्पल में ही पढ़ाया जाता था बच्चों को, मंदिर में ही पढ़ा दिया जाता था, मंदिर के पुजारी के द्वारा या किसी और के द्वारा वहीं पे पढ़ाया जाता था। तो राइटर की दादी जी उनके साथ में क्यों जाती थी, क्योंकि वो टेम्पल के बिल्कुल अटैच में था। द प्रीस्ट टोट अस, और कौन पढ़ाता था राइटर को, प्रीस्ट, पादरी टोट अस द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की कौन पढ़ाता था, पादरी। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और साथ में ही प्रेयर भी करवाई जाती थी। वाइल द children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. स्क्रिप्चर्स किसको कहते हैं, होली राइटिंग्स को कह देते हैं कई बार हम स्क्रिप्चर्स। होली राइटिंग्स मतलब पवित्र जो ग्रंथ या पवित्र जो ये लिखी होती हैं इनके ऊपर, दीवारों के ऊपर जो पवित्र चीज़ें, वो हम मंत्र वगैरह भी कह सकते हैं, या कुछ और जो सेक्रेड राइटिंग्स होती हैं किसी रिलीजन की, वो लिखी होती हैं, उनको हम स्क्रिप्चर्स कह देते हैं। तो अब वो अपना रूटीन बता रहा है अब, कि जो प्रीस्ट था वो हमको पढ़ाता था, और जब हम पंक्ति में बैठे अपनी अल्फ़ाबेट सीख रहे होते थे सभी बच्चे, और प्रेयर कर रहे होते थे, उस टाइम मेरी जो दादी जी थी वो अंदर बैठी स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी। When we had both finished, we would walk back together, और फिर जब हम दोनों अपना काम कर लेते थे, अपने लेसन पूरे कर लेते थे, तो हम घर वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इसी समय जो गांव के आवारा कुत्ते जो थे, गांव के जो कुत्ते जो थे, वो हमें कहाँ मिलते थे, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो कुत्ते उनके पीछे पीछे उनके घर तक जाते थे। ग्रोलिंग होता है अपने जो थ्रोट में ग्रोल की आवाज़ से करना, ग्रोल की आवाज़ से करना अपने थ्रोट में, उसको हम ग्रोलिंग कहती हैं। गटरल साउंड होती है ये एक प्रकार से थ्रोट में, उसको ग्रोलिंग कहते हैं। तो जो कुत्ते थे वो उनके साथ साथ उनको फॉलो करके उनके घर तक जाते थे। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, वो आपस में लड़ते रहते थे किन चीज़ों के लिए, जो रोटियां उन्होंने, उसकी दादी जी ने और लेखक ने उन कुत्तों के लिए फेंकी थी उनके ऊपर। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी,
और जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बिल्कुल आराम से सिटी, शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, फिर उन्होंने हमको भी बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। देखो कौन सा टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, इन्होंने उनको शहर में बुला लिया है, एंड इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम। अब वो राइटर जो है वो शहर चला गया अपनी दादी जी के साथ, अपने माता पिता के पास रहने लगा है, और साथ में उसकी दादी जी भी रहती हैं। अब वो क्या कहता है, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हमने एक ही रूम में हम रहते थे, बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी जी जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस के द्वारा जाता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। पहले उनकी दादी जी तो थी वो कुत्तों को खाना खिलाया करती थी, अब वहाँ कुत्ते तो नहीं थे शहर की गलियों में, तो उसकी दादी जी ने क्या चूज किया, उन्होंने चुना चिड़ियाओं को, जो चिड़ियाँ होती हैं उनको फीड करवाना इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। कोर्ट यार्ड होता बरामदा ऑफ आवर सिटी हाउस, कि हमारे जो शहर में हमारे जो घर घर था वहाँ चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाया करती थी, तो अब दादी जी उनको खाना खिलाने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई होता है एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता गया, एज द ईयर्स, जैसे कई वर्ष बीतते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने जारी रखा मुझे उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टोट मी, और जब मैं वापस आता था स्कूल से तो दादी जी पूछा करती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, और मैं उनको बताता था, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टीचिंग लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीन राउंड, एसेट्रा। अब देखो इंग्लिश स्कूल है, हर तरह की टीचिंग होगी, साइंस भी पढ़ाएंगे, वो न्यू न्यू डिस्कवरीज हुई थी 16 सेंचुरीज में, 17 सेंचुरी में, मतलब पहले जो भी डिस्कवरी हुई थी वो सब बताएंगे। तो जब राइटर बताने लगा उसको, राइटर ने क्या बताया, कुछ इंग्लिश वर्ड्स और छोटी मोटी चीज़ें बताई वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड के दुनिया गोल है एक्सेट्रा, ये चीज़ें बताई। तो उसकी दादी जी नाखुश हो गई, दिस मेड हर अनहैप्पी, वो अब खुश नहीं रही कि मतलब उनको अब हिंदी में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो धर्म की और वेदों की जो शिक्षा है, धर्म और वेदों की जो शिक्षा है, धर्म की शिक्षा जो वो नहीं दी जा रही, बल्कि इसको साइंस पढ़ाई जा रही है, ऐसी चीज़ें। क्योंकि उसकी दादी जी सुपरस्टिटिशियस रही होगी, भगवान में ज़्यादा विश्वास रहा होगा, और जब राइटर बता रहा है कि दुनिया गोल है एक्सेट्रा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सेट्रा के बारे में, तो वो सोचती है कि नहीं बच्चे को कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, और वो नाखुश हो जाती है कि इनको धर्म ज्ञान, धर्म वेद आदि के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि एंशियंट टाइम पे इंडिया में यही टीचिंग होती थी मेनली। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और दूसरा उनके नाखुश होने का कारण क्या था कि वो अब मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी मुझे पढ़ाने में या मेरा काम करवाने में, स्कूल का होमवर्क कराने में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और उनको कोई भी विश्वास नहीं था कि दादी जी को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था किन चीज़ों में जो वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो दुख से भर गई थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। देखो आ गई ना वही बात कि क्यों नाखुश हो गई वो, बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, के भगवान और रिलीजन के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता पढ़ाया जा रहा है, होली राइटिंग्स के पवित्र ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है।
वन डे, और एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट, मैंने घोषणा की, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको अब म्यूजिक लेसन पढ़ाए पढ़ाए जाएंगे, संगीत के जो पाठ हैं वो पढ़ाए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इस चीज़ ने उनको बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल ही चिंतित कर दिया। क्यों? क्योंकि टू हर, उनके लिए क्या था, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड होता है बिल्कुल इनडिसेंट और ऑब्सीन, मतलब जो अच्छे नहीं होते, इनडिसेंट। अब उसकी दादी जी म्यूजिक के बारे में क्या सोचती है कि म्यूजिक एक तुच्छ, बिल्कुल ही छोटा सा तुच्छ प्रोफेशन मानती थी इसको। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। और ये किसके लिए है? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, कि ये जेंटलमैन्स के लिए नहीं है। म्यूजिक जो है पुराने ज़माने में म्यूजिक को बिल्कुल ही तुच्छ उनका प्रतीक माना जाता था। और मोस्टली इसको किससे रिलेट किया जाता था म्यूजिक को? भिखारियों और जो संपूर्ण किस चीज़ किन की चीज़ का अधिकार माना जाता था इस पे माना जाता था कि भिखारियों का अधिकार होता है म्यूजिक पे। अगर हम पुराने ज़माने में देखेंगे तो आप देखोगे कि जो बैगर्स होते हैं या जो वेश्याएं होती हैं, उनके राज दरबार में म्यूजिक वगैरह का चाल चलन होता था, तो वो इसको ठीक नहीं मानती, और जेंटल फोक के लिए बिल्कुल भी इस चीज़ को ठीक नहीं मानती। पुराने ज़माने की बात है ये। आज के ज़माने में तो बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, एक से एक म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, एक से एक सिंगर हैं, और हम पसंद भी करते हैं, सब सुनते भी हैं, सब गाते भी हैं। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात थी जब म्यूजिक कुछ ही घरानों तक सीमित था, और वो भी घराने भिखारियों या वेश्याओं से रिलेटेड रिलेटेड थे। इस वजह से उसकी दादी जी कह रही हैं कि इट इज़ नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, ये कि मतलब हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो उनका साइलेंस था, उसके उनका जो मौन था, उनकी चुप्पी जो थी, तो उससे साफ पता चल रहा था कि वो नाराज़ हैं इस बात से। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, और मुझे अपना एक खुद का कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप्ड, स्नैप्ड होता है बिल्कुल एकदम सडनली, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो कॉमन लिंक रह गया था उनके बीच मित्रता का, वो भी बिल्कुल एकदम से सडनली अचानक से ब्रेक कर दिया गया था। मतलब कंप्लीटली स्नैप्ड होता है ब्रेक, सडनली और कंप्लीटली, अचानक से उसको वो टूट गया जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन। सेक्लूजन होता है प्राइवेट लोनली लाइफ, अवे फ्रॉम पीपल, बिल्कुल अकेले शांत जो लाइफ होती है, वो एकांतपन में जो लाइफ होती है उसको सेक्लूजन कहते हैं। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन, और रिजाइनेशन होता है बिल्कुल ही शांतिपूर्वक। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो थी, उन्होंने अपने एक अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था बिल्कुल शांति से। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और अब वो क्या करने लगी थी, वो चरखा चलाने लगी थी। स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, सूत काटने का जो चरखा होता है, वो उसको चलाने लगी थी, और अब वो किसी से भी बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय होने से सूर्य के अस्त होने तक, सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो चरखे के नज़दीक बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर्स थी, अपने जो भजन थे, उनको गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ और सिर्फ दोपहर में, सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती थी, अपने आप को आराम देती थी। किस टाइम के दौरान? दोपहर में, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। वाइल सी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेक इन टू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। क्या कह रहा राइटर कि
फिर उनकी दादी जी ने अब क्या करना शुरू कर दिया है, वो चर सूत काटने लगी हैं चरखे से, और अब सिर्फ वो दोपहर में चिड़ियों को खाना खिलाती हैं। और इस टाइम वो कहाँ बैठ जाती हैं, अपने बरामदे में बैठ जाती हैं, और जो उनके हाथ में ब्रेड होता है उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके किनको खिलाती हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, बहुत सारे जो लिटिल बर्ड्स छोटे छोटे चिड़ियाँ जो आ जाती हैं उनके अराउंड, उनको वो खाना खिलाती हैं। और वो चिड़ियाँ क्या करती हैं, कनेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, वो चहचाती रहती हैं, बिल्कुल जैसे पागल खाने में आवाज़ होती है ना, वैसे ही वो चहचाती रहती हैं, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। मतलब बेडलम होता है, देखो, बेडलम होता है पागल खाना, वेरिटेबल होता है मतलब जो बिल्कुल सच में ही होता है, मतलब वास्तव में ही कैसे हालात हो जाते हैं उस टाइम जब उसकी दादी जी के चारों तरफ चिड़ियाँ बैठी होती हैं, वो क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, कि वास्तव का जो पागल खाना होता है उसमें जो चहचहाने की आवाज़ होती है और कोई बोलता रहता है, ऐसे ही माहौल हो जाता है उस टाइम। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती हैं चिड़ियाँ और उनकी लेग्स टांगों के ऊपर बैठ जाती हैं। पर्च का मतलब होता है रेस्ट ऑन समथिंग, पर्च किसी चीज़ के ऊपर अपना मतलब आराम करना, वो उनकी टांगों के ऊपर आ जाती हैं। वो अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ जो हैं वो उनके सिर पर भी बैठ जाती हैं। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, और दादी जी क्या करती हैं, वो स्माइल करती हैं बट नेवर शूड देम अवे। शूड होता है मतलब जैसे कि हम किसी जानवर को या चिड़िया वगैरह को भगाने के लिए शू शू बोलते हैं, जोर से शू, तो उसको शू होता है कि मतलब किसी को धमका कर भगा देना। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो हंसती रहती थी उनकी दादी जी, और उनको कभी भी भगाया नहीं उनकी दादी जी ने। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये क्या होता था, उनके दिन का सबसे खुशी का टाइम होता था, हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, और जब मैंने निर्णय किया कहाँ जाने का, विदेश में जाने का, आगे पढ़ाने के लिए, आई वॉज श्योर, मुझे पूरा यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी जी हैं वो बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएंगी। आई वुड बी सेट अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो 5 सालों के लिए दूर जा रहा था राइटर। एंड एट द एज हर एज वन कुड नेवर टेल, I would be away for 5 years and at her age one could never tell। इस लाइन का क्या मतलब है, लेखक कह रहा है कि जब मैंने बाहर जाके पढ़ने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, तो मैं बिल्कुल ही निश्चित था कि दादी जी जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैं जो था वो 5 सालों के लिए बाहर जा रहा था, और जो दादी जी की एज थी उसके बारे में कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये कितने दिन की मेहमान है। उनकी एज को देखकर, उनके मतलब बुढ़ापे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मतलब ये कितने दिन तक जिएंगी, और राइटर 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो दादी जी थी वो जी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा इमोशनल भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और जब राइटर जा रहा था तो उनकी दादी जी उनसे मिलने रेलवे स्टेशन पर गई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उन्होंने ना तो उनको कोई इमोशनल बात कही और ना ही उनको कोई इमोशनल फीलिंग मतलब शो की उन्होंने, उसकी दादी ने राइटर के प्रति। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, यह बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी उनके जो होंठ थे वो हिल रहे थे अपने प्रेयर में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग भी प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, और उनकी जो उंगलियां थी वो बिजी थी किस चीज़ में, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के मनकों को गिनने में, या अपनी माला के मनकों को फेरने में उनकी उंगलियां जो थी वो बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और उन्होंने बिल्कुल चुपके से ही किस्ड माई फोरहेड, मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने वहाँ से विदाई ली, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ
फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और मैं किस चीज़ पे खुश हो गया, चेरिश होता खुश हो जाना, द मोइस्ट वेट। अब उसकी दादी जी ने उनको चूमा था तो वहाँ नमी तो होगी ना उसमें। वेस्ट इम्प्रिंट होता है किसी चीज़ पे ठप्पा लगा देना, स्टैंप लगा देना। अब राइटर क्या कह रहा है कि साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को साइलेंटली चूमा। और जब मैं वहाँ से विदाई ली तो मैं खुश हो गया किस चीज़ को देख के, अपने माथे पे उस नमी को देख कर जिसका ठप्पा लगा दिया था किसने, दादी जी ने, किस चीज़ के रूप में, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और ये शायद हमारे बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था अपनी दादी जी के और मेरे बीच में। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। लेकिन ऐसा नहीं था जो वो पहली लाइन में सोच रहे थे कि शायद ये आखिरी जो बार जो उनकी दादी जी ने उनको चूमा होगा, शायद ये उनका लास्ट साइन होगा जब उन्होंने फिजिकली उनको प्यार से फोरहेड पे किस किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 5 साल के बाद राइटर वापस आए तो वो अपनी दादी जी से मिले स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और आज भी वो ऐसी ही दिखाई दे रही थी जैसे वो 5 साल पहले दिखाई दे रही थी। एक दिन भी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सेम ही सिचुएशन थी आज भी उनकी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। मतलब वो बिल्कुल साइलेंटली आज भी वैसे ही थी जैसे राइटर को छोड़ते वक्त थी, बिल्कुल साइलेंटली। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी, क्लैस्प होता है बिल्कुल एकदम से ज़ोर से किसी को टाइटली पकड़ देना, किसी को ज़ोर से हक करना, हक करना। शी डिड नॉट सी एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मेरे उनकी बाहों में मुझे ज़ोर से पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उस टाइम मैं सुन सकता था कि उस टाइम भी वो अपनी प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका जो बिल्कुल खुशी का टाइम था वो कौन सा था, उनकी चिड़िया के साथ जो उन्होंने बिताया वो उनका खुशी का टाइम था। होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवियल्स रिब्यूक्स, काफ़ी टाइम तक उन्होंने उनको खिलाया और विद फ्रेवलस रिब्यूक्स, और वो उनको डांटती भी थी। फ्रेवलस होता है बिल्कुल लाइट, काइंड हार्टेड, बिल्कुल आराम से किसी को धमकाना, मतलब बिना ज़्यादा तेज धमकाए आराम से किसी को धमकाना, मतलब अनर्थक भी। फिर फ्रीवलस को हम बिल्कुल तुच्छ भी कह सकते हो, उच्च मतलब जिस धमकी का कोई फ़ायदा ही ना हो, किसी को प्यार से धमकाना मतलब। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम को एक बदलाव आया दादी जी के अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। राइटर 20 साल से उसकी दादी जी को देख रहा था, 5 साल वो विदेश भी रह आया, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब उनकी दादी जी ने प्रेयर ना की हो। लेकिन आज क्या चेंज आया उनकी दादी जी में, शी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने भजन नहीं की, अपनी प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, बल्कि उसकी दादी जी ने क्या किया, उसने पड़ोस की सब औरतों को इकट्ठा कर दिया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना सा ओल्ड ड्रम, ढोलक, पुराना सा ढोलक लिया और उसे बजाना और गाना शुरू किया। देखो कैसा चेंज आ गया उनकी दादी जी की पर्सनैलिटी में एकदम से। उन्होंने उस दिन प्रे नहीं की और अपने पड़ोस की सब जो औरतें थी उनको बुला करके एक ढोलक ले आई और उसको बजाना और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, और काफ़ी घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, डिलेपिटेटेड ड्रम, डिलेपिटेटेड होता है टूटी फूटी अवस्था में, बिल्कुल जर्जर अवस्था में जो चीज़ होती है ना, उसको हम डिलेपिटेटेड कह देते हैं। और जो सैगिंग होता है वो होता है धंसी हुई। थम्प्ड का मतलब होता है ढोलक को पीट रहे रहना। सी थम्प्ड, जैसे हम थपकी लगा देते हैं ऐसे ही ढोलक के ऊपर जब हम बजाते हैं तो उसको थपकी से बजाया जाता है। फॉर सेवरल आवर्स, मतलब काफ़ी घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स, जो दोनों तरफ ढोलक के
सैगिंग स्किन्स होती है, धसी हुई जो स्किन होती है जिसके ऊपर हम थपका सा लगा के बजाते हैं, थपकी लगा के उसको बजाते हैं। तो द सी थम्प्ड, उन्होंने थपकी लगाई किस चीज़ पे? द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिटेटेड ड्रम, उस जर्जर हुए ढोल के जिस साइड से वो बजता था, धसी हुई जो उसकी स्किन थी उस साइड उनकी दादी ने उसको थपकी लगा के बजाना शुरू किया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, और किस चीज़ के गीत गाए उसकी दादी जी ने? होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, कि जब पुराने योद्धा जीत कर आते थे तो उनकी जीत के आने की खुशी में जो गीत गाए जाते थे वो गीत उनकी दादी ने गाए। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमने जब उनको मनाने की कोशिश की, उनको स्टॉप करने की कोशिश की कि टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग होता है किसी काम को ज़्यादा करना, ओवर डूइंग समथिंग। जब हमने उनको मनाने की कोशिश की, उनको स्टॉप करने की कोशिश की, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो पहला दिन था उस लाइटर की ज़िंदगी में, पहला एक ऐसा दिन देखा था उन्होंने जब उसकी दादी जी ने कोई भी प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और जो अगली सुबह क्या हुआ, उसकी दादी जी बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और ये बिल्कुल एक साधारण सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी डिफरेंटली, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो दादी जी थी उन्होंने किसी अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमको बताया कि उसका अंत नज़दीक है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उसने उनको बताया कि उसका जो अंत है वो नज़दीक है, और जब उनके अंत मतलब उनकी डेथ से पहले, since only a few hours before the close of the last chapter of life, before the close of the last chapter of her life, मतलब डेथ से पहले कि कुछ घंटों पहले उसकी दादी जी ने क्या किया? शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, ओमिटेड होता है टू एक्सक्लूड समथिंग, टू लीव समथिंग, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो क्या करना भूल गई? वो भजन करना भूल गई, प्रे करना भूल गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो अपना थोड़ा सा भी समय हमारे साथ बात करते हुए वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस चीज़ का विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे इन विरोध का, हमारे इस प्रोटेस्ट का को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट, सी ले पीसफुली इन बेड, और वो बिल्कुल आराम से, शांति से, आरामदायक स्थिति में अपने बेड पर लेट गई और क्या करने लगी? माला के मनकों को जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया, उनके होठों से मूवमेंट होनी बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो नीचे पड़ गई, कहाँ से? फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, मतलब अब उन उन उंगलियों से जिनमें अब जान ही नहीं थी, मतलब जो दादी जी है उनकी, वो मर गई हैं, उनकी डेथ हो गई है। ए पीसफुलर पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। पैलर होता है बिल्कुल एक पीला अपीयरेंस चेहरे का, अनहेल्दी और पीला अपीयरेंस। उनके चेहरे पर क्या हुआ? बिल्कुल पीलापन आ गया। एंड वी न्यू, और हमें पता चल गया दैट शी वॉज डेड, कि वो अब मर चुकी है उनकी दादी माँ। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, अब हमने उनको बेड से उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कि ट्रेडिशनल चली आ रही थी हमारी ये संस्कृति, जैसे कि ट्रेडिशन थे, कस्टम्स जो थे, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और हमने उनको कहाँ पे लेटा दिया? ज़मीन पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको किसी एक लाल से कपड़े से उसको ढक दिया। श्राउड होता है कफन, कफन को हम श्राउड कहते हैं। मतलब जो रिवाज चला रहा था, जो हमारे कस्टम चले आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको ज़मीन पे लेटाया और उनको
कफन से ढक दिया उनके बॉडी को। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और विलाप के कुछ घंटों के पश्चात, मॉर्निंग होता है विलाप करना, रोना धोना विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनको अकेला छोड़ दिया किस चीज़ के लिए, चले गए वो राइटर और उनके माता पिता, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके जो शवदाह संस्कार था उसके लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए वो चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर ओन रूम, और शाम को हम अपनी दादी जी के कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड होता है रफली मेड जो स्ट्रेचर होता है, मतलब जो शव शव को ले जाने के लिए या डेड बॉडी को ले जाने के लिए एक बिल्कुल घर पे ही एक स्ट्रेचर सा तैयार किया जाता है, जिसको हम अर्थी भी बोलते हैं। वो लेके गए श्याम को उसके कमरे में, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उसकी दादी जी को ले जाया जा सके उसके ऊपर। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सन था वो अस्त होने वाला था, सूर्य जो था वो अस्त होने वाला था। एंड लीट हर रूम, और उसकी जो रोशनी थी वो कमरे में आ रही थी, और बरामदे में जो सूरज की रोशनी थी, गोल्डन लाइट, बिल्कुल जो गोल्डन लाइट थी वो बिल्कुल चमकदार थी, ब्लेज होता है बिल्कुल चमकदार चमकदार थी, और वो उनके बरामदे में आ रही थी। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, बरामदे के हाफ में हम रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा इन हर रूम, ऑल ओवर द वेरांडा, बरामदे के चारों ओर, एंड इन हर रूम, और दादी जी के कमरे में भी, राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। क्या कह रहा है कि बरामदे के चारों ओर भी और दादी जी के कमरे में भी हर तरफ कौन था, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, बहुत सी तादाद में चिड़ियाँ थी जो इधर उधर फ्लोर पे, ज़मीन पे बैठ गई थी, या मतलब स्कैटर्ड होता वैसे तो इधर उधर बिखरे होना, तो वो ऐसे बैठ गई थी इधर उधर। देर वॉज नो चर्पिंग, देखो देर वॉज नो चर्पिंग, और कोई भी आवाज़ नहीं थी चिड़ियों के चहचहाने की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें इस चीज़ का दुख हुआ, हमें बर्ड्स के लिए सहानुभूति हुई। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और जब मेरी माता, अब उनकी दादी जी तो डेथ हो गई है, तो जो राइटर की माँ है वो उनके लिए क्या लेके आई हैं, फैच का मतलब होता है गेट, सम ब्रेड फॉर देम, उन चिड़ियों के लिए थोड़ा खाना लेकर आई है। सी ब्रोक इट इन टू लिटल क्रम्स, और उसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी जी उन ब्रेड को तोड़ा करती थी छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको खिलाने लगी जो चिड़िया वहाँ पे आई हुई थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड के ऊपर। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कोप्स ऑफ, वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हमने अर्थी को उठाया, अपनी दादी जी की अर्थी को उठा के लेके चले, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जो चिड़िया थी वो शांति से भाग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो स्वीपर आया उसने उन ब्रेड्स के जो टुकड़े थे, ब्रेड के जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी अपनी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इमोशनल टच बताया गया है दादी जी और राइटर के बीच में जो रिलेशन था वो कैसे साल दर साल करके टूटता चला गया, और कैसे वो अपनी मतलब भगवान से कितनी जुड़ी हुई थी, स्पिरिचुअल हाइट कितनी ज़्यादा थी उसकी, मतलब वो प्रेयर करती रही सारी उम्र, और लास्ट में आके उसने प्रेयर करना छोड़ दिया, जबकि उसकी बॉन्डिंग जो थी, उसकी दादी जी की बॉन्डिंग जो थी वो कितनी ज़्यादा थी स्पैरोज से। गांव में वो कुत्तों को खाना खिलाया करती थी, वहाँ भी उनकी बॉन्डिंग ऐसे ही रही होगी, ऐसे ही संबंध रहा होगा उसका कुत्तों से, और यहाँ भी जो स्पैरोज थी उनमें और राइटर की दादी जी में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि जब
राइटर की दादी की डेथ हो गई, तो वहाँ स्पैरोज ने भी चहचहाना बंद करके वो बिल्कुल शांत तरीके से उनको विदाई दी। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि उनको विदाई दी, बिल्कुल मौन रह करके। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।